साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज अपन एक नई क्लास लेते हैं रिगार्डिंग एक्विटल एंड चेक केसेस। तो भाई तैयार हो तो एक कॉपी लियो भाई और एक पेन लियो और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन जो है करना है अपने को, पर बी कंसेप्चुअली क्लियर। और उसके बाद जो है नोट डाउन कीजिए। और अगर आपके केस की इस कंसेंट केस से रिजेम्बलेंस है, समानता है, देन डेफिनेटली द क्लास इज़ हेल्पफुल टू यू। और जो जजमेंट मैं बताऊंगा आपको वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा टू सिक्योर एक्विटल इन द चेक बाउंस केस। साथियों सबसे पहले अपन नोट करते हैं जजमेंट का नाम। जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। दिनांक है 17/4/2025। मनोज बनाम सुमित बंसल के नाम से ये फैसला है। तो डिटेल जो है नोट कर लिया आपने आई थिंक। यहाँ पर अब बेसिक डिटेल्स पर बना रहे हैं कि जो परिवादी है उसने केस फाइल किया और ये केस था सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत, इंडिकेटिंग दैट कि चेक जो है बाउंस हुआ है और जिसके अगेंस्ट में जो है केस किया गया है। कोर्ट ने जो है प्रसंज्ञान ले लिया, अक्यूज पर्सन्स को जो है सम्मन कर लिया और अक्यूज पर्सन ने लेटर ऑन इन सारी प्रोसीडिंग्स को जो है चैलेंज किया डायरेक्टली बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। उनका ये कहना था कि प्रोसीडिंग्स जो है ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, जिस कारण लाइबल टू बी डिस्कार्डेड है। अब ये जो टर्म है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस, ये क्यों यूज़ किया गया यहाँ पर और कैसे बेनिफिट मिला अक्यूज पर्सन्स को, इसको अपन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब अगला लिखिए पड़ाव कि जो कंसर्न पार्टीज़ है वो कौन कौन है। जो परिवादी है वो तो है नेचुरल पर्सन, मैं और आप क्या है, नेचुरल पर्सन है, लिविंग क्रिएचर है। पर यहाँ पर जो कंसर्न अक्यूज पर्सन्स हैं या जो कंसर्न पिटिशनर हैं उनकी दो कैटेगरी है, एक तो है नेचुरल पर्सन की और दूसरी है जुरिस्टिक पर्सन की। इट मीन्स यहाँ पर फर्म को भी पार्टी बनाया गया है और इसके बिहाफ पर जो फर्म के पार्टनर्स हैं उनको भी जो है पार्टी बनाया गया है। कुछ लोग जो है डायरेक्टर वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो गलत है। अगर फर्म है तो बेसिकली वी हैव टू यूज़ द टर्म पार्टनर्स। क्लियर हो गया अपने को। और फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो सकती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट या अंडर LLP एक्ट जो कि बना हुआ है वर्ष 2008 में। क्लियर हो गया अपने को। अब परिवाद क्या है उसको अपन समझते हैं। अक्यूज पर्सन जो है अप्रोच हुए टू द कंसर्न कंप्लेनेंट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे इसके बारे में स्थितियाँ जो है कन्वे करी और अल्टीमेटली इंड्यूस किया इन्होंने कंसर्न परिवादी को कि वो प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट करे। अल्टीमेटली 1,72,21,200 रुपये जो है इन्वेस्ट किए गए। साथियों टू मेक द सिंसियर एफर्ट्स अक्यूज ने क्या करा कि चाल चली। सबसे पहले लिखा इन्होंने एग्रीमेंट जो है लिखा गया फर्म के बिहाफ पे और ये लिख दिया गया कि जो कमर्शियल यूनिट है हमारे इंस्टीट्यूशन की, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम सेल डीड कर देंगे और जिसके लिए जो टाइम निर्धारित है उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही हम कर देंगे। अगर कंसेंट काम हम नहीं कर पाए, कंसेंट सेल डीड जो है वो नहीं हो पाया, दैन डेफिनेटली वी विल रिटर्न द अमाउंट। तो इन्होंने क्या करा कि एक चेक जो है जारी कर दिया फर्म के बिहाफ पे टू मेक द एफर्ट मोर सिंसियरली। और साथ में ये भी लिख दिया कि हम जो है मुआवजा भी देंगे 35 लाख रुपए के आसपास। तो उसके लिए भी अलग से जो है चेक जारी कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। यहाँ तक बात जो है ख़त्म हो गई। पर कंसर्न अक्यूज पर्सन के दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही थी। इन्होंने क्या किया कि 2 चेक फर्दर जो है इशू कर दिए फ्रॉम देयर सेविंग अकाउंट्स, जो कि जॉइंट अकाउंट था। और जिसमें से एक चेक जो है वो था अमाउंट सो इन्वेस्टेड और एक चेक था अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 सेट ऑफ चेक हैं कंसर्न परिवादी के पास में। एक तो है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और दूसरा है फ्रॉम द जॉइंट सेविंग अकाउंट ऑफ कंसर्न अक्यूज पर्सन्स। जो टाइम पीरियड सुनिश्चित था उसमें जो है सेल डीड नहीं हुआ। तो जो कंसर्न एग्रीमेंट था उसमें एक टाइम पीरियड था। अगर उस टाइम पीरियड से पहले पैसे चाहिए कंसर्न फरियादी को, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो सेविंग खाते के चेक हैं उसको वो यूज़ करेगा। और अगर उस टाइम पीरियड के बाद जो है रुपया चाहिए, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जो फर्म के बिहाफ पर चेक है उनका जो है जो फरियादी है या आवेदक है वो यूज़ करेगा। जब सेल डेट नहीं हुआ, कंसर्न जो फरियादी है उससे कई बार संपर्क भी करा आरोपीगण से, पर सब कुछ जो है बेकार रहा। अल्टीमेटली उसने क्या किया कि जो कंसर्न चेक थे आरोपीगण के फ्रॉम द अकाउंट दैट इज़ जॉइंट सेविंग अकाउंट, उसको जो है उसने यूज़ करते हुए उन्हें जो है बैंक में लगा दिया, चेक को जो है बाउंस करा दिया और अल्टीमेटली सारे के सारे फैक्ट्स लिखते हुए नोटिस जो है जारी कर दिया। और जब पैसा नहीं आया तो अल्टीमेटली केस जो है फाइल कर दिया कंसर्न फरियादी ने या आवेदक ने। उसने क्या करा इन द मीनवाइल कि अगेन जो सेकंड सेट ऑफ चेक था जो था फर्म के बिहाफ पर, उसको भी जो है यूज़ में ले लिया
और वो चेक भी जो है बैंक में लगा दिए, चेक को बाउंस करा दिया, नोटिस सर्व कर दिया और परिवाद जो है दाखिल कर दिया। अब यहाँ पर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे दो परिवाद थे। जब ये नोटिस मिले कंसर्न आरोपी गण को तो उन्होंने केस को स्टडी किया तो ये पाया कि हूबहू सेम केस है, बस फ़र्क इतना सा है कि एक जो केस है उसमें चेक यूज़ हुए हैं कंसर्निंग अकाउंट जो कि बिलोंग करता है टूवर्ड्स जॉइंट सेविंग अकाउंट ऑफ द अक्यूज पर्सन, और दूसरे केस में जो चेक यूज़ हुए हैं वो बिलोंग करता है टू द अकाउंट जो कंसर्न है विद अकाउंट ऑफ फर्म से। क्लियर है। अब जो चेक लगे ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और उसका जो आउटकम कंप्लेंट था उसको चैलेंज कर दिया इन लोगों ने कि जब ऑलरेडी जो है चेक लगा दिया है तो ऐसे सिनेरियो में कॉज ऑफ एक्शन लिमिटेड है, एक नया कॉज ऑफ एक्शन जो है जर्मिनेट नहीं होगा बाय फाइलिंग अ न्यू केस बेस्ड ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इनका कहना यह था कि देयर इज़ नो लायबिलिटी कंसर्निंग चेक जो कि फर्म के बिहाफ पर है, और इनका एक स्पेसिफिक आर्गूमेंट था कि व्हेन देयर इज़ नो लायबिलिटी इन एग्जिस्टेंस इन दैट सिनेरियो द प्रोसीडिंग इन नेचर ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट कैन नॉट बी कंटिन्यूड। जजमेंट है इस पॉइंट पे इंदूज एयरवे वर्सेस मगनूम एविएशन के नाम से, और जिसका टाइटल साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 12 SCC पेज 539। इनका कहना है कि हमारे चेक का जो है मिसयूज़ हुआ है और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जो है कॉज ऑफ एक्शन में नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट था उसमें एक क्लॉज था रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन, और जो कंसर्न फरियादी है इसने अप्लाई कर लिया है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट। इस सिनेरियो में ये फैक्ट जो है इसने कंसिल कर लिया सो दैट ही कुड हैव द अनड्यू बेनिफिट फ्रॉम कोर्ट ऑफ लॉ। जजमेंट इस पॉइंट पर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दामोदर बनाम सैयद 2010 वॉल्यूम 5 SCC पेज 663, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर आपने रेमेडी अवेल करी है जो कि ऑल्टरनेटिव है इन पैरेलल प्रोसीडिंग, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको वो प्रोसीडिंग जो है डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे हैं देन इट इज़ फैटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। इनका स्पेसिफिक कॉन्टेंशन ये था कि कोई भी स्पेसिफिक अवर्मेंट नहीं है अगेंस्ट पिटिशन नंबर 1, और ट्रांजैक्शन में उसका योगदान क्या है इसका भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। इनका कहना यह है कि जब भी कोई प्रोसिक्यूशन होगा किसी भी फॉर्म का तो वहाँ पर सेक्शन 141 एनएड का जो है कंप्लाइंस करना होगा, और ये स्पेसिफिक करना होगा कि जो कंसर्न व्यक्ति हैं या जो कंसर्न पार्टनर्स हैं उनका रोल क्या है, और क्या वो कंसर्न व्यक्ति डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हैं, क्या समर्थन में कॉर्पोरेटिंग एविडेंस है। अगर ऐसा नहीं है तो केस मेंटेनेबल नहीं होगा। जजमेंट है अशोकमल वर्सेस उपेर इंडिया स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 2018 वॉल्यूम 4 SCC पेज 202। इनका स्पेसिफिक कॉन्टेंशन ये था कि बेसिकली जो हमने चेक दिए सेविंग अकाउंट से वो सिक्योरिटी चेक थे। अपार्ट फ्रॉम दैट भले ये जॉइंट अकाउंट से है पर इस पर साइन नहीं है अक्यूज नंबर 2 के, जिसके कारण प्रोसीडिंग जो है मेंटेनेबल नहीं है कंसर्निंग अक्यूज नंबर 2। इसके अलावा जो एग्रीमेंट है फर्म के बिहाफ पर उस पर साइन नहीं है अक्यूज नंबर 2 के, जिस कारण प्रोसीडिंग जो है मेंटेनेबल नहीं है। साथियों कोर्ट ने फैक्ट्स का सर्कमस्टेंसेस का जो है एनालिसिस किया, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको वो कोर्ट ने जो है नोट डाउन करें। पहला सीन ये था कि जो कंसर्न परिवादी है वो है इन पोजीशन ऑफ 2 सेट ऑफ चेक, एक तो है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और दूसरे हैं फ्रॉम द जॉइंट सेविंग अकाउंट। जो चेक थे सेविंग अकाउंट के वो उसे पहले लगा दिए और उसके बाद चेक लगाए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अल्टीमेटली यहाँ पर सेम कॉज ऑफ एक्शन पर 2 केस जो हैं फोर्स में आ गए, जबकि कानून क्या है कि देयर मस्ट बी अ लीगल इन्फोर्सेबल डेट, और जब एक केस में डेट आपने स्पेसिफिकली प्लीड कर दी है, उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज़ क्या है उसको प्लीड कर दिया है, तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस लेके आना अपने आप में ही प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसको जो है एम्फेसाइज किया गया, और कोर्ट का ये कहना था कि अगर इतना ही जेन्युइन था परिवादी तो उसकी ड्यूटी थी कि अगर उसने कंसर्न सेविंग खाते के चेक लगा दिए थे तो जो फर्म के बिहाफ पर चेक है उसको रिटर्न करता, पर उसने नहीं करा ऐसा, तो ऐसी स्थिति में उसने चेक का जो है मिसयूज़ किया। और जो कंसेंट पॉइंट है डिस्क्लोजर का कंसर्निंग द आर्बिट्रेशन क्लॉज वो भी डिस्क्लोज नहीं करा है। इवन जो केसेस फाइल हुए हैं उसमें कहीं भी रेफरेंस नहीं है कि हमारे पास सेकंड सेट ऑफ चेक भी है, उसके बेसिस पे भी हम कार्रवाई कर चुके हैं। और ये कंसीलमेंट जो है मेटल कंसीलमेंट है जो कि क्रिएट करता है अ सीरियस डाउट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंप्लेनेंट केस। तो जहां कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया है कि अक्यूज नंबर 2 अगर चेक पे सिग्नेटरी नहीं है, भले ही केस जॉइंट अकाउंट का है, तो वो केस जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। कंप्लाइंस नहीं है 141 ऑफ एनआई एक्ट जो कि आवश्यक कंप्लाइंस है, मींस फर्म के बिहाफ पर अगर प्रोसिक्यूशन है तो ऐसे सिनेरियो में स्पेसिफिक रोल क्या है पार्टनर्स का वो बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो केस मेंटेनेबल नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पॉइंट पर जजमेंट है अपर्णा बनाम शेट डेवलपर्स के नाम से, जजमेंट है 2013 वॉल्यूम 8 SCC पेज 71। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो सेकंड कंप्लेंट था
जिसमें चेक यूज़ हुए ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसको तो कम्प्लीटली क्वैश कर दिया। और जो दूसरा केस था उसमें जो अक्यूज नंबर 2 है उसे प्रोसीडिंग से हटा दिया गया 2 ग्राउंड पे। पहली बात तो वो सिग्नेटरी नहीं है टू द कंसेंट चेक, अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्रीमेंट है उसकी वो सिग्नेटरी नहीं है। तो साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है कंसेंट आरोपीगण के पक्ष में जो कि जुड़ा हुआ है चेक केसेस से। तो साथियों जब भी चेक का कोई मामला है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि अगर किसी भी रूप में आपको फर्म के बिहाफ पर किया जा रहा है प्रोसिक्यूट, तो वहाँ पर ये देखिए कि सेक्शन 141 एनआई एक्ट का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है देन वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस। दूसरी बात है कि स्पेसिफिक अवरमेंट्स क्या है। अगर अवरमेंट जो है स्पेसिफिक नहीं, अवरमेंट जो है जनरल है, तो लायबिलिटी वहाँ पर अक्रू नहीं होगी। और तीसरी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने मल्टीपल चेक दे रखे हैं, तो अगर चेक का मिसयूज़ हुआ है या सेम चेक के ऊपर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन दिखा करके केसेस फाइल किए गए देन इट इज़ ऑल्सो फेटल, या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे डिफरेंट चेक लगा दिए गए हैं और उसके बेसिस पे जो है कंप्लेंट है देन इट इज़ ऑल्सो फेटल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वेन एवर यू आर गोइंग टू डिफेंड अ फॉल्स चेक केस, तो ये जानकारी जो है काफ़ी आपके काम जो है आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सब्जेक्ट पे जो है इनलाइटन किया और जो रिसेंट लीगल पोजीशन है इस कंसेंट प्रॉब्लम पे वो क्या है इस बारे में मैंने आपको अवगत कराया। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।